H3PO2 का स्ट्रक्चर क्या बनेगा चेक कर लेते हैं। अगेन देखिए, एक P डबल बॉन्ड O होगा, वन बॉन्ड। अब देखिए एक P डबल बॉन्ड O हो गया, अब एक ही PO पॉसिबल है, तो एक बॉन्ड बनेगा P सिंगल बॉन्ड OH, और अब दो H बाकी हैं तो दो बनेंगे PH बॉन्ड। टोटल कितने होंगे 4। शेप क्या होगा, P डबल बॉन्ड O, यहां पे एक OH, यहां पे H, यहां पे H। समझ गया। देखिए ये आपने बनाया फास्फोरस के H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। अब जरा मेरी बात ध्यान सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इन तीनों में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, इन तीनों में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। अब देखिए कैसे करना है, केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज कैसे आपको मदद करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करे, और ऑक्सीडेशन तभी करेगा भाई जब अपना ऑक्सीडेशन नंबर काफी कम पहुंच चुका हो। जितना वो नीचे होगा उतना उठने का चांस ज्यादा है। अब देखिए मैंने पूछा आपसे कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, ठीक, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ ही बात कर लीजिए, विच वन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने कहा रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब चेक कीजिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन ईच केस। अब ये नॉलेज भी बेसिक नॉलेज है, बेसिक केमिस्ट्री की। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं तो मानिए इस केस में H3PO4 के केस में वो भी सीख लीजिए, हालांकि मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। अब वहां देखिएगा ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, डबल बॉन्ड है, तो इसकी वजह से फास्फोरस +2 आएगा। यहां सिंगल बॉन्ड है, ये -1 तो +1 आएगा, ये -1 है, ये +1 है, -1 है, ये +1 है। आपको यहां सिखा नहीं रहा हूं, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा इसको। इस केस में आप देखेंगे तो O -2 है तो ये +2 है, ये -1 है तो ये +1 है, ये -1 है तो ये +1 है। अच्छा कितना है, कितना है देखिए, +2 ये -1 तो ये +1, ये -1 तो ये +1, कितना हो गया इसके, क्या +4 आ गया इसका, तो ऑक्सीजन से +4 आएगा ऐसा क्या, चेक कीजिए इसको, राइट, तो ऐसे चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा, ये -2 हो गया, ठीक है, तो +2 हो गया, और ये -1 हो गया तो +1 हो गया, कितना आ गया। आप सभी लोग पहले चेक कीजिएगा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्योंकि अब आपको अगर कंसेप्ट नहीं आता है माय डियर तो दिक्कत होगी। सोना दिक्कत क्यों होगी, वो ध्यान देखिएगा। इस केस से +2 +1 +1 +5, ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, बिल्कुल ठीक है। अब जरा यहां चेक कीजिए आप, अगर आपने ऐसे चेक किया गलती कर गए आप। कैसे कर गए, आपने ऑक्सीजन देखा -2, ये +2 हो गया, ऑक्सीजन -1 ये +1 हो गया, ये ऑक्सीजन -1 +1, बट आपने इसे कंसीडर नहीं किया पीएच को, इसे कंसीडर कीजिए। फास्फोरस और हाइड्रोजन में फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी वजह से यहां पे आएगा -1। अब कीजिए आप, तो कैलकुलेट करोगे +2 +1 एंड -1, तो कितना हो जाएगा +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। और सिमिलरली जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो आप दो पीएच हैं, इसे कंपेयर कीजिएगा, तो P आपका हो गया -1, यहां भी -1, तो ये आप क्या कितना है टोटल +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H3PO4 इज कितना +5, H3PO3 इज +3 एंड H3PO2 में कितना भी +1। ठीक, एक मिनट, क्वेश्चन पूछा आपसे मैंने, व्हिच वन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो या रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जब अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सके। अरे भैया सबसे कम है +1, ये पहुंच सकता है +3, पहुंच सकता है +4 या +5 पहुंच सकता है, और जब ये +1 से +5 पहुंचा होगा तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा और दूसरे को रिड्यूस। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो, तो H3PO4। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H3PO4 होगा, क्यों भाई, जो +5 है नीचे आ सकता है आराम से, उससे ऊपर जा नहीं सकता। अब वो कौन सा कंपाउंड होगा which can undergo disproportionation, वो कौन सा कंपाउंड होगा जो डिसप्रोपोर्शनेशन दिखाएगा, यानी वो जो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है रिड्यूस भी हो सकता है, तो होगा बीच का वो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बीच में हो, राइट, ना तो हाईएस्ट ना लोएस्ट। ठीक है, तो आपसे कभी भी पूछे कि भाई डिसप्रोपोर्शनेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए, क्या फ्लोरीन दिखा सकता है डिसप्रोपोर्शनेशन, आंसर इज नो। जो फ्लोरीन शोज ओनली वन ऑक्सीजन स्टेट, क्या क्लोरीन दिखा सकता है, क्लोरीन, यस पॉसिबल। जी क्लोरीन पे वैरायटी,
है ना? जिस एलिमेंट के पास वैरायटी है ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की, वो करेगा। अब फास्फोरस भी दिखा सकता है, लेकिन फास्फोरस की कौन सी स्पीसीज? क्या H3PO4? नहीं। क्या H3PO2? नहीं। कौन सा? H3PO3। तो H3PO3 विल शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो किसी भी चीज की एक रीजन हुआ करता है, वो रीजन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी बातें थी, तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। अब मैं आपको छोटा सा काम दूंगा, अब उस काम को करेंगे, और आपको एक और ऑक्साइड एसिड के बारे में बताऊंगा जो आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक ऑक्साइड एसिड है, और आप ट्राई कीजिए बनाने की कि H2SO4 जैसे मैंने सिखाया है वैसे कैसे बनाएंगे। ट्राई कीजिए। H2SO4 ऑक्साइड एसिड होता है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए जब तक मैं आपके लिए बोर्ड क्लियर कर देता हूं। H2SO4 एक ऑक्साइड एसिड है, मैं आपको बता चुका हूं, और आपसे पूछा है मैंने कि भैया इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया करोगे। करो, H2SO4 कैसे बनाओगे? ऑक्साइड एसिड होता है, H2SO4 एक ऑक्साइड एसिड होता है, इसे प्लान करके बता दीजिए आप कैसे बनाओगे। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, द किंग ऑफ केमिकल, बहुत यूज करते हैं भैया। जो देश जितना यूज करता है सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी इकोनॉमी इतनी ही साउंड मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंस है H2SO4 की। चलिए क्या बात करते हैं H2SO4। H2SO4 सेंट्रल एलिमेंट सल्फर। आपने प्लान किया एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ध्यान देखिए मैं कैसे करता हूं, कैसे कर रहा हूं। एक S डबल बॉन्ड O आपने प्लान कर लिया। चलिए अब चेक करते हैं कितने OH पॉसिबल है। तो भाई H कितने? 2। OH कितने पॉसिबल? तो 2S के साथ OH पॉसिबल है। अब देखिए अपने आप बताएगा आपको कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। भाई सल्फर 2+1 के तो 3 हुआ ना, अब एक बॉन्ड बाकी, एक बॉन्ड बाकी, यानी एक बॉन्ड और बनना है। तो वो एक बॉन्ड किससे बनेगा? क्या बचा आपके पास? एक ऑक्सीजन यहां कंज्यूम किया, 2 ऑक्सीजन यहां कंज्यूम किए, 4 थे भाई, एक और बचा ना। और सल्फर विल फॉर्म क्या? डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। टोटल कितने होंगे? 4। ऐसे प्लान किया बस। अब बना लेते हैं शेप टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो वाडियर H2SO4 ऐसा हो गया। कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी बनाए। एक और बनाते हैं H2S2O7। H2S2O7 क्या है? ओलियम, पढ़ते हैं आप, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम। इसका अगर स्ट्रक्चर आपसे पूछा है भाई H2S2O7 कैसे बनेगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत सिंपल है। कितने ऐसे? 2। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अब अभी तक आप इतना स्मार्ट हो चुके होंगे कि आप समझ गए कैसे बनाना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, O7 है ना, चलो 1 इधर दिया, 1 इधर दिया, इधर ऐसे दिया, ऐसे दिया। H कितने? 2। तो एक OH इस तरफ और एक OH इस तरफ। अब क्या करो, एक हुआ ना, अब बच्चा सोच सकता है सर आपने ऐसे क्यों बनाए कीड़े मैडम, अब सीधा कर दो सर ऑक्सीजन। नहीं भाई नहीं करूंगा, इससे नहीं करूंगा। चलिए सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड शेप टेट्राहेड्रल, ये शेप होगा। तो आपका H2S2O7 इस तरह से आएगा। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर होगा आपका H2S2O7 यानी ओलियम का, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, चलिए बात करते हैं। In the case of nitrogen, all oxidation states from +1 to +4 tend to disproportionate in acid solution. For example, 3HNO2 gives HNO3 plus H2O plus 2NO. Wait. हाँ, तो इन नाइट्रोजन +1 से लेके +4 तक जितने भी ऑक्सीजन स्टेट हैं वो डिस्प्रोपोर्शन दिखाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा आपके, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दे रखा आपको HNO2 that gives you HNO3 plus NO plus H2O। ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। जाहिर सी बात है, पीओ पढ़ रहे हैं तो सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। यानी रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, सारा वो कंसेप्ट पता ही होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आ रहा है। HNO2 में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3, HNO3 में आएगा
+5 और NO में आपका आ रहा है +2। सेम एलिमेंट नाइट्रोजन +3 से +5 गया, ऑक्सीडेशन हुआ, +3 से +2 गया, रिडक्शन हुआ। सेम एलिमेंट अंडरगोस रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, इसी के लिए इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक मिनट फास्फोरस भी तो ऐसा कुछ करता है, कुछ याद है आपको? कुछ पढ़ा हो कुछ क्लास 11th में, याद आ रहा हो? P4 plus OH negative that gives you S3PO, कुछ याद है? कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा है किसी को? तो याद तो आना चाहिए। तो मुझे हल्का फुल्का याद आ रहा है, आई मे बी रॉन्ग। H2PO2 negative plus PS3, ऐसा कुछ याद तो आ रहा है। अब देखिए, अगर मुझे याद भी आता और मान लीजिए गलत भी हूं तो हम ठीक कर लेते हैं। क्या ठीक कर लेते हैं? ये तो पता है भाई, ऐसा कुछ इक्वेशन थी कि P4 plus OH negative ion forms, कुछ ऐसा तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा मुझे, और PS3। चलिए कर लेते हैं इसको। P4 में ऑक्सीजन स्टेट 0 होता है, कितना? 0, ठीक है। PS3 में ऑक्सीजन स्टेट कितना है? फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, -3 हो गया। अब जाहिर सी बात है, यहां पर अब +1 आना चाहिए। +1 आ रहा नहीं आ रहा, चेक कर लेते कंपाउंड को कि भाई H2PO2, अगर ये H2PO2 नेगेटिव है कंपाउंड, तो 2 into H पर चार्ज प्लस फास्फोरस पे चार्ज 2 into ऑक्सीजन पे चार्ज इक्वल्स टू -1। H होता है आपका +1, बिल्कुल ठीक, प्लस फास्फोरस प्लस 2 into -2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, चेक करो कितना है, चेक करो कितना है। 2 प्लस फास्फोरस प्लस कितना -4 इक्वल्स टू -1। ठीक है भाई, पता है कितना आता है? कितना आ रहा है भैया? फास्फोरस 2 इधर चला गया, ये -4 है, इधर आ कितना हो गया? -4 +4 हो गया। तो कितना आ गया? फास्फोरस कितना आ गया भाई? चेक कर जरा। -1 था, +4 था, -2 आ गया। कितना आ गया भाई? +1। अरे ठीक कर रहा हूं मैं, देखो मैं ठीक कर रहा हूं, सही कर रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे आप कंसेप्चुअली अपने आप को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस कैन शो +1, -3 एंड 0। अब मैं ठीक कर रहा हूं, राइट? तो फास्फोरस आल्सो शो डिसप्रोपोर्शनेशन। फास्फोरस यहां 0 है, 0 से पहुंचा +1, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। 0 से -3 क्या हो गया? रिडक्शन। ऐसे आपको लाख एग्जांपल दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कंसेप्ट पता गया ना आपको कि जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में होते हैं, दे टेंड टू डिसप्रोपोर्शनेट। या देखिए प्लीज carry on. Similarly, in case of phosphorus, nearly all intermediate oxidation states disproportionate into +5 and -3, both in alkali and acid. However, +3 oxidation state in case of arsenic, antimony and bismuth becomes increasingly stable with respect to disproportionation. Why? Nit- Why? जरा इस लाइन दोबारा पढ़िए, पढ़िए दोबारा लाइन, इस लाइन को। However, +3 oxidation state in case of arsenic, antimony and bismuth becomes increasingly stable with respect to disproportionation. Due to inert pair effect, they are stable. भाई अनस्टेबल ऑक्सीजन स्टेट अपने आप को चेंज करेगा हमेशा। अनस्टेबल ऑक्सीजन स्टेट अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में डिसप्रोपोर्शन से करेगा। अगर आपसे कोई पूछे फिर डिसप्रोपोर्शन होती क्यों है, बस सीधी सी बात, कोई सा भी अनस्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है वो अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में डिसप्रोपोर्शनेशन दिखा रही है। बट भाई एंटीमनी बिस्मथ में +3 ऑक्सीजन स्टेट बहुत स्टेबल होता है, तो +3 ऑक्सीजन स्टेट अगर है तो क्यों जाएगा? जैसे HNO3 है, +3 में था तो +5 पहुंच गया, +2 पहुंच गया, स्टेबल हो गया। लेकिन अगर स्टेबल स्टेट है ऑलरेडी तो क्यों जाएगा? इसलिए बिस्मथ और एंटीमनी केस में +3 ऑक्सीजन स्टेट आने के बाद इट डज नॉट डिसप्रोपोर्शनेट एज सच। इसलिए the tendency to disproportionation will also decrease when we move down the group from nitrogen to phosphorus and so on. ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस will disproportionate, पर जैसे आप उससे नीचे आते हैं तो टेंडेंसी कम होती चली जाती है। चलिए आगे बात कीजिए।
Nitrogen is restricted to a maximum covalency of 4 since only 4 1s and 3p orbitals are available for bonding. The heavier elements have vacant d orbital in the outermost shell, which can be used for bonding covalency and hence expand their covalency as in pF6 negative. Wait. अब बात आई तो बात कर ही लेते हैं। कंपाउंड पूछा आपसे PF6 नेगेटिव कैसे बनेगा? PF6 नेगेटिव ध्यान सुनिएगा। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं बताने वाला हूं कि PF6 नेगेटिव कैसे बनेगा। ध्यान सुनिएगा। PF6 नेगेटिव में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई? फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? अब एक बच्चा बोल सकता है सर ये तो बहुत सिंपल, इतना इतना कहां टेंशन ले रहे हो? PF6 नेगेटिव इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ PF5 प्लस F नेगेटिव। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है, बट ऐसा है नहीं। ध्यान सुनिएगा। PF6 नेगेटिव कैसे बनेगा? तो बात यह है कि फॉस्फोरस का आउटरमोस्ट शेल में 3s2 3p3 होता है। इस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो PF6 नेगेटिव फॉस्फोरस पर चार्ज प्लस 6 इंटू इज फ्लोरीन इज इक्वल टू -1। ठीक, F कितना होता है? -1 -6 उधर गया +6 कितना? +5। यानी फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? +5। अब बहुत बहुत ध्यान सुनना, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ठीक है। अगर +5 है मतलब 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, 5 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर चुका है, ठीक है। तो PF6 नेगेटिव को इसे अगर समझना चाहते हो तो टाइम थोड़ा लगाना पड़ेगा। कैसे? अगर 5 + 5 है तो ये सीधी सी बात ये है, +5 कैसे होगा? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? PF6 नेगेटिव P 1 2 3 4 5 एंड 6, एक F एक F एक F एक F एक F। ये जो F है भाई, ये जो F है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। PF6 का नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये बना। अब चेक कीजिएगा फॉस्फोरस पे चार्ज कितना है? बिल्कुल बेसिक पे आओ, क्या कितना चार्ज है? पता लग गया 1 2 3 4 5 6 चार्ज नेगेटिव फॉस्फोरस पे। तो PF6 नेगेटिव ऐसा होगा, यानी PF6 जो कंपाउंड है नेगेटिव, उसपे नेगेटिव चार्ज फॉस्फोरस पे है, ठीक है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा इसका, ठीक है। इतनी आपको जो जान पहचान है कंपाउंड के साथ होनी चाहिए, तब जाके आप कंफर्टेबली बात कर पाएंगे, ठीक है। सर आप नोट कर लीजिएगा, तो बात करते हैं आगे। एक और बात कह सकते हैं इसमें हम, ध्यान सुनिएगा, एक और चीज जरा ध्यान सुन लीजिएगा, PF6 नेगेटिव कैसे बन रहा होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूं, ध्यान समझिएगा कैसे बन रहा होगा। 3s2 3p3 3s2 3p3 1 2 3, डोंट फॉरगेट इट कंटेन्स d ऑर्बिटल, ठीक, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ तो एक्साइटेड स्टेट में यह इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 है 1 2 3, और यहां पे आपके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है। ध्यान सुनिएगा, F5 एक F 1 2 3 4 5 6 7, इसी इलेक्ट्रॉन का यूज करके इट फॉर्म्स फर्स्ट बॉन्ड। दूसरा F आया, उसने सेकंड बॉन्ड बनाया। तीसरा F ऐसे, चौथा F ऐसे, और पांचवा F ऐसे। 6 है भाई, वो F नेगेटिव। यानी कि छठा जो F आएगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आएगा, चार्ज क्या भैया? नेगेटिव। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो ये बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, रिमेंबर दिस। छठा बॉन्ड जिससे बनाया वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन इससे दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका बना है PF6 नेगेटिव। इस तरह से देखोगे तो भैया चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, या प्लीज कंटिन्यू। Anomalous
is properties of nitrogen. Nitrogen differs from the rest of the. I'm sorry. देखिए नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी एनॉमलस होती है. एनॉमलस मींस अनयूजुअल. अनयूजुअल भाई अनयूजुअल प्रॉपर्टी किसकी होगी, क्यों होगी? एनॉमलस प्रॉपर्टी मतलब अपने बाकी के जो कंजीनर्स हैं यानी ग्रुप मेंबर्स हैं, कंजीनर्स ये टर्म मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपको, उनसे उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा डिफरेंट होगी. ठीक है, अब मेरी बात सब लोग ध्यान सुनेंगे कि नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी सबसे बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं डिफरेंट क्यों होती है. नंबर 1, exceptionally small size of atom. Number 2, very high electronegativity. Number 3, high ionization power यानी ionization enthalpy ऐसा बोलना चाहिए, high ionization enthalpy. And 4th, absence of d orbital. पर ये जो 4 चीजें बता रहा हूं ये अब कॉमन हो जाएंगी. नाइट्रोजन की बात करो, ठीक है, आप ऑक्सीजन की बात कीजिए, फ्लोरीन की बात कीजिए. जैसे हम ग्रुप 15, 16, 17 तक पहुंचेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में ये चीज कॉमन रहेगी. क्या? नंबर 1, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज. स्मॉल साइज नहीं, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ एटम. देखा जाए तो सारी प्रॉपर्टी एक ही है. पता है क्या? साइज. शुरुआत की वीडियो बताया था आपको मैंने कि साइज मैटर्स भाई, सीधी सी बात. अगर साइज छोटा है राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, और हो सकता है उसमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल भी हो. क्यों? क्योंकि शेल भी छोटे होंगे उसके. तो इसलिए नाइट्रोजन के केस में एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ एटम, high ionization enthalpy, right, or high electronegativity and absence of d orbital. These 4 properties will make things different. Yeah, please continue. Nitrogen differs from the rest of the members of this group due to its small size, high electronegativity, high ionization enthalpy, and non-availability of d orbitals. Nitrogen has unique ability to form p-pi multiple bonds with itself and with other elements having small size and high electronegativity. Wait. Examples. Wait. Nitrogen is having the very strong ability to form p-pi multiple bond, p-pi with itself. N2 बनाओगे तो अपने आप करेगा p-pi. NO बनाओगे तो N के O के साथ बनाएगा. तो it can form p-pi multiple bond with itself, number 1. with other elements with high electronegativity. ये सी खास बात है, ठीक है, लेस से नहीं, हाई से, बट लेस से भी बना सकता है. एक ऐसा एलिमेंट जिसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे भी बना देता भाई. कैसे? साइनाइड. याद कीजिए, ठीक है ना. तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म क्या? p-pi मल्टीपल बॉन्ड विद कार्बन आल्सो. इसीलिए इतना वर्सटाइल है नाइट्रोजन. पढ़िए प्लीज. Heavier elements of this group do not form p-pi bonds as their atomic orbitals are so large and diffuse that they cannot have effective overlapping. Wait. Thus, nitrogen axis. इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. और ये मैंने पहले ही बात कहा था जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि why is it that nitrogen is gas and phosphorus is solid. तो मैंने कहा था the ability to form p-pi d-pi multiple bond decreases drastically down the group. Because as you move down the group, the size of orbital increases. They become large and diffused. ठीक है, thus effective overlapping is not possible. ये समझा चुका हूँ मैं. ठीक है, इसलिए फॉस्फोरस पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, वो सिंगल बॉन्ड में विश्वास रखता है और खूब सारी सिंगल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है फॉस्फोरस हमेशा. जी आगे चलिए, कंटिन्यू. Thus, nitrogen exists as a diatomic molecule with a triple bond 1s and 2p between the two atoms. Consequently, its bond enthalpy 941.4 kilojoule per mole is very high. On the contrary, phosphorus, arsenic, and antimony form single bond as phosphorus, arsenic, and antimony, while bismuth form metallic bond in elemental state. Wait. ध्यान सुनो, वो ध्यान सुनो. नाइट्रोजन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, फाइन. फॉस्फोरस कैन नॉट फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, इट एग्जिस्ट लाइक दिस, ऐसे. आपको पता है, दिस इज द सेम रीजन फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन. और फॉस्फोरस रिएक्टिव क्यों होता है? फॉस्फोरस जल जाता है, माचिस में भी यूज करते हैं, है ना. तो फॉस्फोरस बहुत आराम से आग पकड़ लेता है. इवन फॉस्फोरस माचिस की जो
जो तिली होती है उसको आप ऐसे भी करके रगड़ लें, धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। करके देखिए, मजा आएगा, जादू। एनीवे, सो फास्फोरस और नाइट्रोजन में रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो फास्फोरस इज वेरी वेरी हाई रिएक्टिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। क्यों भाई? उसका रीजन है, इसमें आपके पास बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है? तो भाई सीधी सी बात है, 60 डिग्री का होगा तो रिपल्शन काफी होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और अगर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, और इसको बोलते हैं आप एंगुलर स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन, तो रिपल्शन ज्यादा हुआ तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। यहाँ क्या ट्रिपल बॉन्ड है भाई, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा भाई। नाइट्रोजन तब रिएक्शन करेगा ना जब नाइट्रोजन एन के फॉर्म में जाएगा, आपने N2 दे रखा है, लेकिन हाँ एक बार आपने बॉन्ड तोड़ना चालू किया, उसके बाद जब ये सिंगल बॉन्ड पे पहुंचेगा ना तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत फास्ट होती है। क्यों? हम बात कर चुके हैं, क्योंकि एन सिंगल बॉन्ड इज वीक। क्यों? क्योंकि लोन पे रिपल्शन इज वेरी वेरी हाई। क्यों? बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, साइज छोटा होता है, लोन पे पास होते हैं तो रिपल्शन ज्यादा होता है, रिपल्शन ज्यादा तो एन सिंगल बॉन्ड इज वेरी वेरी वीक एज कंपेयर टू फास्फोरस और आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ। उनके बॉन्ड थोड़े लंबे होते हैं तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मतलब रिपल्शन काफी कम होता है ना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। इन लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन वहां कम होगा, जहां रिपल्शन कम है वो स्टेबल है, जहां रिपल्शन कम वहां स्टेबल है। तो N2 कैसा होगा? काफी स्टेबल। बट जैसे जैसे आप बॉन्ड तोड़ते जाते हैं तो रिपल्शन बढ़ता चला जाता है। चलिए आगे बात कीजिए, देखिए। However, the single nitrogen-nitrogen bond is weaker than the single phosphorus-phosphorus bond because of high inter-electronic repulsion of the non-bonding electrons owing to the small bond length. As a result, the catenation tendency is weaker in nitrogen. Another factor. Catenation property यानी ability to form long chain and branch chain compound। आपने कार्बन सुना है, बढ़िया एक्टिविटी होती है, बहुत बढ़िया होती है, कि कार्बन में लोन पेयर बचता नहीं भाई। कार्बन के यूज इज कोवैलेंसी। अगर आप क्लास 10th की बात करते हैं, टेट्रा कोवैलेंसी याद कीजिए। कैटेनेशन के बारे में दो चीज बताई थी उन्होंने, टेट्रा कोवैलेंसी एंड एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एटम। भाई नाइट्रोजन का साइज तो स्मॉल है तो वो भी देना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन कैन नॉट यूज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? लोन पेयर तो बचेगा ना भाई। क्यों? लोन पेयर इसलिए बचेगा, एक दूसरा तीसरा लोन पेयर बच गया। इस लोन पेयर बचने की वजह से जो लोन पेयर रिपल्शन है काफी ज्यादा होता है, तो एन सिंगल बॉन्ड इज वेरी वेरी वीक। इसीलिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की बहुत कम होती है, मतलब होती नहीं, दिखाता नहीं। फास्फोरस कैटेनेशन दिखा सकता है। एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड ब्रांच चेन कंपाउंड इंक्रीजेस। ठीक, आगे चलो बेटा। Another factor which affects the chemistry of nitrogen is the absence of d orbitals in its valence shell. Yeah. Besides restricting its covalency to 4, nitrogen cannot form d-pi bond as a heavier element. An example. So nitrogen cannot form d-pi. भाई d-pi कैसे हो रहा होगा? जब d ऑर्बिटल है ही नहीं तो pi बॉन्ड में आप d कैसे यूज कर लोगे? तो पॉसिबल नहीं। जबकि और जो एलिमेंट्स हैं इसके, और भाई जो छोटे मतलब जो बड़े बड़े भाई हैं जो नीचे आते हैं ग्रुप में, वो कर सकते हैं ऐसा आराम से, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं, तो इसलिए दे कैन फॉर्म डी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। या प्लीज आगे चलें। Example R3p double bond O or R3p double bond CH2. देखिए क्या सुना है, R3p डबल बॉन्ड O, कंफ्यूज मत होइएगा, R3p डबल बॉन्ड O ये हुआ। ठीक, तो जो पाई बॉन्ड हो सकता है इसमें, इस केस में वो फास्फोरस का D आप यूज कर सकते हैं आराम से इसमें, यानी कि इसमें जो पाई बॉन्ड होगा वो D पाई P पाई होगा, और सी P यूज करेगा, बट जो फास्फोरस है वो आपका D यूज कर सकता है बहुत आराम से। आगे चलिए प्लीज। Phosphorus and arsenic can form d-pi bond also with transition metals when their compounds like P bracket C2H5 bracket close whole thrice and C6H5 whole thrice act as ligands. बड़ी बात नहीं, कॉन्टेक्स कंपाउंड से पढ़ते हैं कि इसे पाई कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, पाई कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, लाइक मेटल कार्बोनिल में आप पढ़ते हैं दे फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्स है, सो पाई बॉन्ड की बनाने टेंडेंसी होती है, वहां पर डी पाई मल्टीपल बॉन्ड भी बन सकता है। अब आगे बात कीजिए। First, reactivity towards hydrogen.
All the elements of group 15 form hydrides of the type EH3 where E double bond N, P, E equals to N, P, arsenic, antimony or bismuth. Some of the properties of these. Thank you. बात करते हैं. हम बात करें टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्राइड्स. ध्यान सुनिएगा. क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? नाइट्रोजन, ऑल द एलिमेंट्स कैन फॉर्म हाइड्राइड्स विद द फॉर्मूला EH3. ये फॉर्मूला EH3 बना सकते हैं. नाइट्रोजन के हाइड्राइड का फॉर्मूला अमोनिया. फास्फोरस के हाइड्राइड का फॉर्मूला PH3 फॉस्फीन. अब ये कोई फायदा नहीं है, इससे नाम बताता रहो आपको, ज्यादा जरूरत ही नहीं है आपको, बिल्कुल जरूरत नहीं है. मतलब हो सकता है कहीं आप इसे पढ़ लें और फिर आप इसे मगअप करना स्टार्ट कर दें, अरे भैया का नाम याद करो, बिल्कुल भी नहीं. मैं बता भी दे रहा आपको. दो चीज याद रखिएगा, अमोनिया एंड फॉस्फीन. फॉस्जीन नहीं, वो CuCl2 होता है जो आप हैलोकेन से पढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन बनता है. बट यहाँ फॉस्फीन है, अमोनिया एंड फॉस्फीन. पहला क्वेश्चन, इन दोनों में मोर बेसिक कौन सा होगा? तो पहला क्वेश्चन बनता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड. क्वेश्चन बनता है. तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अमोनिया फॉस्फीन में बेटर बेस कौन सा होगा? तो इसका आंसर सुनिए बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल सुनिएगा. अमोनिया फॉस्फीन में बेटर बेस कौन सा होगा? तो सबसे पहले आपको क्या तय करना पड़ेगा कि भाई अमोनिया किस टाइप का बेस है. लुईस बेस, लोन पेयर दे सकता है. अच्छा, लोन पेयर देने की एबिलिटी चेक कर लो भाई. अब हमें एबिलिटी चेक करनी है, इसकी एबिलिटी किससे कंपैरिजन में? फॉस्फीन से, PS3. तो कौन सा एलिमेंट आराम से लोन पेयर देगा? बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, दो प्रॉपर्टी की बात करूंगा अभी तुरंत, एक बेसिक नेचर और एक रिड्यूसिंग नेचर, दोनों की बात करेंगे. ध्यान सुनना बहुत ध्यान से. अब लोन पेयर की बात करोगे तो भाई लोन पेयर देने की एबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे? कैसे डिसाइड करोगे भाई? वैसे डिसाइड करोगे कि N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू H. N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू H. तो N इलेक्ट्रॉन खींच लेगा H से. ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अच्छा खासा खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बढ़ जाएगी. और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इस पर रिपल्शन बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी बढ़ जाएगी. बहुत सिंपल. ये बात हमने तब भी की थी जब हम अमाइंस का बेसिक नेचर की बात कर रहे थे, तभी बात की थी कि N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू H. इससे इलेक्ट्रॉन खींचा, भाई सारा खेल खींचा खाचा गया है, कौन कैसे खींचा है, सीधी सी बात. तो N ने इलेक्ट्रॉन खींचा, इससे ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई नाइट्रोजन पे. अब नाइट्रोजन साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाल लिया इसने, अनस्टेबल हो गया, रिपल्शन बढ़ गया, लोन पेयर पे दे दिया. बट फास्फोरस की बात कीजिए, साइज बड़ा, फास्फोरस साइज बड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम. तो इसकी जो खींचने पावर है H से, ये भी कम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेफर्स टू द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयर, तो भाई P ने ऐसे खींचा कम, तो इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे जो जमावड़ा हुआ है, यानी जो यहाँ पे जो इसका जो डेंसिटी है काफी कम है. ठीक है, तो रिपल्शन भी कम होगा. रिपल्शन कम होगा तो देना आसान, मुश्किल. क्यों? क्योंकि अगर यहाँ रिपल्शन कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को पेयर को देना क्यों चाहेगा? रिपल्शन ही कम है, क्यों देना चाहेगा? यानी कि अमोनिया इज बेटर बेस एज कंपेयर टू फॉस्फीन. और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमोनिया से आप नीचे चलते रहिए, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे बेसिक कैरेक्टर कम होगा. ठीक है, तो आप बिल्कुल आग मूंद के बात कर सकते हैं, अमोनिया से नीचे जाके हाइड्राइड्स का बेसिक नेचर कम होता है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं. नेक्स्ट बात हम ये बात कर लेते हैं, क्या नेक्स्ट बात ये कर लेते हैं भाई, रिड्यूसिंग नेचर. तो अब दो को कंपेयर कीजिएगा, अमोनिया को कंपेयर कीजिएगा सबसे नीचे वाले से, क्या? बिस्मथ. बिस्मथ अगर हाइड्राइड है, ऐसे करके मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, तो अमोनिया और इसमें बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? मैं पूछा आपसे, नहीं एक मिनट, क्वेश्चन पूछिए ना, आंसर बहुत सिंपल है. सबसे पहले अपने दिमाग को कमांड दीजिए, अच्छा भैया बात बताओ रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? तो रिड्यूसिंग एजेंट इज सब्सटेंस व्हिच गिव्स यू नेसेंट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन मान लो, तो हाइड्रोजन देता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं. जो ऑक्सीजन देगा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जो हाइड्रोजन देगा उसे आप उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. अब हाइड्रोजन देना है ना, H पॉजिटिव नहीं, हाइड्रोजन देगा, देने के लिए टूटना पड़ेगा ना उसको, और हाइड्रोजन दे टूटना पड़ेगा ना,
टूटेगा कब? जब बॉन्ड वीक होगा। बॉन्ड वीक कब होगा? जब बॉन्ड बड़ा होगा, लंबा होगा। तो सीधी सी बात, बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड तो लंबा होगा ना भाई। अच्छा, बॉन्ड लंबा क्यों होगा? ये बात भी, क्योंकि नाइट्रोजन में जो इसका ऑर्बिटल में जो ओवरलैपिंग होगी वो 2p होगी भाई। 2p और 1s, नीचे चलते जाओ, 2p 3p 4p 5p, अरे ये तो लंबे बड़े बड़े हो गए। और जैसे जैसे ऑर्बिटल बड़े होते हैं तो भैया बॉन्ड वीक होने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो इस H को तोड़ना हो गया आसान। इसीलिए बिस्मथ हाइड्राइड्स विल बी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, दो क्वेश्चन बन गए यहाँ पे जिसकी बात की कि बेसिक नेचर आप कैसे अरेंज कर सकते हैं और रिड्यूसिंग नेचर आप कैसे अरेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बात कीजिए। The hydrides show regular gradation in their properties. The stability of hydrides decreases from NH3 to BiH3, which can be wait. The stability of hydride decreases. इसका मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी मतलब आप भाई सीधी सी बात है। मान लीजिए एक बंदे को मुसीबत आई, वो परेशान हो गया, क्या बंदा मेंटली स्टेबल नहीं है, जान ही नहीं बंदे में। बात तो तब है, मुसीबत है, बंदा कूल है, बात ही है। ऐसे अगर मान लीजिए अगर आप हीट करते हैं अमोनिया को तो गैस फॉर्म में है, गैस ही होती है ना, वो जितना मर्जी उछलता फिरेगा, टूटेगा नहीं। बट आप बिस्मथ हाइड्राइड को हीट कर दीजिए, तुरंत ब्रेक करता है, हाइड्रोजन अलग और बिस्मथ अलग। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी कम हो रही है तभी तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट तभी तो है क्योंकि हाइड्रोजन आराम दे पा रहा है। चलिए बात की आगे। which can be observed from their bond dissociation enthalpy. Consequently, the reducing character of hydrides increases. Ammonia is only a mild reducing agent, while BiH3 is the strongest reducing agent amongst all the hydrides. ठीक, ammonia is the strongest mildest reducing agent, but BiH3 is strongest reducing agent. क्यों भाई? अभी तो बताएं, आगे चलो। Basicity also decreases in the order NH3, PH3, ASH3, SDH3, BiH3 due to high electronegativity and small size of nitrogen. NH3 exhibit hydrogen bonding in solid as well as liquid state. Because of this, it has higher melting and boiling points than that of PH3. बस एक लास्ट क्वेश्चन है अभी का। अमोनिया और फॉस्फीन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होता है? ये पहले ही बात कर चुका हूं। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन मोलर मास एंड साइज। मोलर मास ज्यादा किसका होगा? फॉस्फीन का ज्यादा इसका होना चाहिए, बट ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो जस्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट अमोनिया कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है फॉस्फीन से। या प्लीज आगे चलिए। टेबल है, छोड़ दीजिए, आगे चलिए। सेकेंड पॉइंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। वेट, यहां से हम कल बात करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक गुड